हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चलते हैं, पहला पॉइंट है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 14 अगस्त की रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। कल हम अंग्रेज राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 14 अगस्त 1947 की रात को। और ये जो इनका ये वचन जो था, ठीक है, ये कथन ये कोलकाता से इन्होंने दिया था। ठीक है। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। आगे बढ़ते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियां थी। ठीक है, 3 प्रकार की चुनौतियां। पहला है एकता के सूत्र में बांधना, अर्थात भारत को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा था लोकतंत्र को कायम करना। और तीसरा हो जाएगा ऐसे विकास करना जिससे समूचे समाज की भलाई हो। ठीक है, समूचे समाज की भलाई हो। आगे बढ़ते हैं। फैज अहमद फैज, जिनका जन्म 1911 में हुआ तथा मृत्यु 1984 में हुई, उन्होंने सुबह ए आज़ादी, नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा तथा जिंदा नामा नाम से कविताएं लिखी। ठीक है। ये 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में एक ऊंचा नाम रखते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। ठीक है। यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 11 अगस्त 1947 को कराची में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में कहा गया था। ठीक है। तो ये लाइन जो है कराची से 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। तो सन 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की गई, मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। ठीक है। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। द्विराष्ट्र का अर्थ था कि भारत को 2 भागों में बांटकर एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान देश की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन की प्रक्रिया में धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार माना गया। ठीक है। विभाजन अर्थात भारत का जो विभाजन किया गया, तो ये धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है। इसके मायने यह थे कि जिस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे, अर्थात जिस इलाका में मुसलमान ज़्यादा होंगे, बहुसंख्यक होंगे, वह इलाका पाकिस्तान के तरफ चला जाएगा और शेष जो है वह भारत कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके ही शामिल होंगे। ठीक है, 2 इलाके ही शामिल होंगे।
यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर प्रांत सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ठीक है। यानी अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभाजन के दौरान लाहौर, अमृतसर तथा कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए, ठीक है। यानी कि उस समय के ये सारे जो थे एक बड़े शहर थे, जैसे लाहौर है, अमृतसर तथा कोलकाता शहर, ये सब सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। अर्थात इन तीनों शहरों में धार्मिक कारणों के कारण काफ़ी जो है वह लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए थे हिंदू और मुसलमानों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिन इलाकों में हिंदू तथा सिख आबादी ज़्यादा थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, ठीक है, मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया। जिन इलाकों में हिंदू और सिख ज़्यादा थे उन इलाकों में मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं और सिखों ने जाना छोड़ दिया। समझ गए? तो समझ रहे होंगे कि मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादा थे, बहुल आबादी वाले थे, तो वहाँ पे हिंदू और सिख नहीं जाते थे, और जिस स्थान पे हिंदू और सिख ज़्यादा थे वहाँ पे मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान महात्मा गांधी नो ओखली, अब बांग्लादेश में है यह नोआखली अब बांग्लादेश में यह एक स्थान है कि यात्रा पर वह गए हुए थे महात्मा गांधी, ठीक है। 1947 में गए हुए थे। कब? तो जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था और भारत का बंटवारा चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बटा था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया जो थी, अर्थात आज़ादी के पहले का जो इंडिया हमारा था वह दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, अर्थात एक हिस्से में जो थे वह ब्रिटिश का प्रभुत्व चलता था, अर्थात ब्रिटिश शासन चलता था और वह प्रांत भारतीय था। और वहीं दूसरे हिस्से जो थे उनमें देसी राजवाड़े थे, ठीक है, देसी राजवाड़े हुआ करते थे, अर्थात वहाँ पे राजाओं का शासन चलता था। और भारत में उस समय में राजवाड़ों की संख्या 565 थी, ठीक है। भारत में राजवाड़ों की संख्या 565 थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज़ादी के बाद भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। चूँकि 565 राजवाड़े थे और समूचे राजवाड़ों को भारत में मिलाना था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो त्रावणकोर राजवाड़ा था, त्रावणकोर राजवाड़ा, वहाँ के राजा जो थे वो अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी, ठीक है। वे अपने राज्य को आज़ाद रखना चाहते थे, वह किसी में नहीं मिलना चाहते थे, ना ही वह भारत ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। वे अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा जो था वह हैदराबाद के निजाम थे, वे भी अपने राज्य को आज़ाद रखना चाहते थे, ठीक है, स्वतंत्र रखना चाहते थे। वह ना ही भारतीय संघ में मिलने चाह रहे थे और ना ही पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। राजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए एक सहमति पत्र बनाई गई थी, ठीक है। राजवाड़ों को अर्थात राज्यों को, जो उस समय में राज्य थे, रियासतें थी, उसको भारत में मिलाने के लिए एक सहमति पत्र बनाई गई। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, ठीक है। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय भी जाता है। ठीक है, तो देशी रियासतें जो थी 565 रियासतें थीं, तो उसे मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी थे। अब आगे बढ़ते हैं। वे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जितने भी प्रांत थे उनकी जो सभाएं जो बनी थी प्रांतीय संविधान सभा अर्थात संविधान निर्माण के समय में, तो उसके वे अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। पुलिस कार्रवाई या डंडा के बल पर मिलाया जाने वाला रियासत हैदराबाद था। ठीक है, ये प्रश्न कई बार स्टूडेंट्स परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डंडे के बल पर अथवा पुलिस कार्रवाई द्वारा किस रियासत को भारतीय संघ में मिला गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। जबकि जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में शामिल हो गया था। ठीक है, जनमत संग्रह का अर्थ हुआ कि उस राज्य के, उस रियासत के, जूनागढ़ रियासत के जो लोग थे वे भारतीय संघ में मिलना चाह रहे थे, तो उस आधार पे जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में उन्हें शामिल कर लिया गया जूनागढ़ को। आगे बढ़ते हैं। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के बाद यह मान लिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, किस आधार पर होगा, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। ठीक है, तो यह कब मान लिया गया, तो 1920 के कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो था उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाषाई पुनर्गठन हेतु गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू जो थे वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये जो थे पोट्टी श्री रामुलू, ये भूख हड़ताल के कारण 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना और जिसका निर्माण 1953 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली बनाए गए थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, किसके आधार पे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो गुजराती तथा मराठी भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। यानी कि 1960 ईस्वी में गुजराती भाषाओं वाले लोगों के लिए गुजरात राज्य तथा मराठी भाषाओं वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पंजाब से अलग करके पंजाबी भाषा तथा हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग करके पंजाबी भाषा वालों के लिए पंजाब राज्य, जबकि हिंदी भाषाओं वालों के लिए हरियाणा राज्य का गठन किया गया। और पंजाब से ही अलग करके हिमाचल प्रदेश का भी गठन किया गया, लेकिन 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो असम से अलग करके 1972 ईस्वी में मेघालय बनाया गया। ठीक है, मेघालय राज्य अस्तित्व में आया 1972 में। और किससे अलग करके, तो असम से अलग करके इसका निर्माण किया गया था। 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए थे।
जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो थे वह 1987 में अपने वजूद में आए। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 ईस्वी में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही वह राज्य बन चुका था, अर्थात नागालैंड जो है वह असम से अलग होकर के एक अलग राज्य 1963 में बन गया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड और बिहार से अलग करके झारखंड जैसे 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले 1/4 है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या है वह भारत के 1/4 है, परंतु वहाँ 50 राज्य हैं। ठीक है, 1/4 जनसंख्या होने के बावजूद अमेरिका में 50 राज्य हैं, जबकि भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, यह एक लाइन है, पंक्ति है कि आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। ठीक है, सत्ता का आसन एक बुरी चीज है, इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा, आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये कथन जो था वह महात्मा गांधी का दिया हुआ एक कथन है, तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा कथन पे चलते हैं। तो भारत आज़ादी की जिंदगी के लिए जागेगा। ठीक है, हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने को फिर से पा लेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ठीक है, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री